बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है जस्टिस एंड इक्वालिटी, और मैं एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाता रहता हूँ। आज अफजाल खान एडवोकेट, जो कि हमारे फैसलाबाद के सीनियर मेंबर हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे आज हम जो जनरल डिस्कशन है कानून के हवाले से वो आज हमसे करेंगे, और कुछ जो रोज़मर्रा के इशूज़ हमें दस्तावेज़ात को लेकर, मायदे को लेकर, एग्रीमेंट्स को लेकर हमें पेश आते हैं, वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे पहले बताइए कि मायदा क्या है? मुआहदा कोई शख्स, यानी कम से कम दो अशख़ास या दो से ज़ायद शख्स कोई चीज़ किसी के बारे में, एक शख्स किसी को कहे कि आपने फ़लाँ काम करना है या फ़लाँ काम ना करना है, उससे मना रहना है जी, तो दूसरा उसको कबूल कर ले, और जो कहता है कि फ़लाँ काम करो या ना करो, उसे कहेंगे कि ऑफ़र की उसने जी, या प्रपोज़ल, कानून के प्रपोज़ल है, और दूसरा शख्स उसको एग्री कर लेता है कि मैं ये करूँगा या इससे ना करने पर जो अमल करूँगा। सही है। तो ये तो जब उसको कैसे एक्सेप्टेंस है, और फिर उसकी एक प्राइस रखी जाती है। फ़र्ज़ किया कि एक शख्स किसी शख्स को कहता है कि आप मुझे अपना मकान बेच दो जी, वो कहता ठीक है मैं बेचता हूँ जी, उसकी एक प्राइस रख ली जाती है, कितने लाख में या जो भी हो उतने में ये मकान जो है मैं आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है मैं बेचता हूँ। तो कितने में जो तय हो जाता है, उनमें एग्रीड जो हो जाता है मैटर, वो उसे कहते हैं कंसिडरेशन। कानून की ज़बान में जो प्राइस तय कर, जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसे कंसिडरेशन कहते हैं। तो इसलिए एक मुआहदा और एक इकरारनामा होता है। हर मुआहदा जो होता है वो इकरारनामा भी होता है, लेकिन हर इकरारनामा, जिसे अंग्रेज़ी में हम एग्रीमेंट कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सिर्फ इनमें ये फ़र्क है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कानून के जो तय करदा पैरामीटर्स हैं उन पर पूरा उतरता है, और एग्रीमेंट उनमें कुछ चीज़ों पर पूरा ना उतरता हो, उसे हम कहते हैं कि आम इकरारनामा, सादा एग्रीमेंट। लेकिन अगर कोई शख्स या अफराद आपस में मुआहदा करते हैं, जो कि कानून मुआहदा जिसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उस पर वो उनका इकरारनामा जो एग्रीमेंट पूरा उतरता हो, मसलन उसकी कुछ कानून ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हैं जी, कि मुआहदा जो हो वो कम्पिटेंट पार्टीज़ के दरमियान हो। राइट। कम्पिटेंट पार्टी क्या हुई कि वो शख्स 18 साल का हो कम से कम, और वो फातरुल अकल ना हो जी, आकल व बालिग हो, अपना अच्छा बुरा समझता हो, और वो ऐसी कार्रवाई में ना मुलव्वस रहा हो जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, गुड करेक्टर हो उसका, वो इस बारे में उस पर कोई एक दूसरे पर जबर ना हो, यानी फ्री ऑफ कंसेंट हो, उसकी कंसेंट फ्री हो, यानी जो कि उसमें कोई क्वेश्चन ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, और कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो जी। जो चीज़ें इन सब पर पूरा उतरेंगी तब उसको कहेंगे कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। राइट। अदरवाइज़ वो एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट को जो है वो कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को होगी। तो खान साहब, इसमें गवाहों की क्या हैसियत होती है मायदे में या कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में? वो तो एक एविडेंस है ना, ताकि साबित करने के लिए। ये एक इनिशियल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है, या मतलब कि आप इसके बगैर भी मायदा जो है वो कायम कर सकते हैं बगैर गवाहन के? इसकी मैं वैल्यू जानना चाहता हूँ। मैं अर्ज़ करूँ कि ये कैसे पता चले कि ये इन लोगों के दरमियान कोई मैटर जो है वो तय पाया है, तो उसके लिए एविडेंस ज़रूरी होती है। अब इवन ये भी है कि जब निकाह होता है, शादी, उसको अक़द कहा जाता है अरबी ज़बान में जी। अक़द भी कॉन्ट्रैक्ट को ही कहते हैं कि वहाँ पर भी कि फ्री कंसेंट होती है जी।
मियाँ और बीवी में इजाब व कबूल होता है और फिर हक महर भी रखा जाता है और गवाहों की मौजूदगी भी ज़रूरी होती है। डिक्लेरेशन लाजमी है, लोगों की मौजूदगी हो। राइट। इसी तरह ये इंग्लिश लॉ के तहत भी जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसमें उसको साबित करने के लिए विटनेसेस की एटलीस्ट जी 2 इंडिपेंडेंट गवाह होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अलावा मज़ीद जो है हाँ सर, इसमें थोड़ा सा इस्लामिक स्टेटस को भी ज़रा तो इसके साथ ज़रा अटैच जी, जी, जी। इसमें क्या हुक्म है मायदे के वाले से? मुआहदे के बारे में ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब भी आप लेन देन करो जी। तो उसे लिख लिया करो, बहुत अच्छा। ज़ब्त तहरीर में ले आया करो, सुभान क्योंकि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मक्का के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक। लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए मदीना में और उस वक्त तक वैसे भी बहुत सी चीज़ें अहवाल हो चुकी थीं राइट। और वहाँ पर यहूदियों के कई कबाइल आबाद थे जिनके पास कई हज़ार साला शरीयत मौजूद थी। उनमें बहुत से अहकामात थे। कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं कि हालांकि अल्लाह की किताबें थीं लेकिन तहरीफ शुदा हम उसको अब उनको इस हद तक मुस्तनद नहीं मानते, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें दर्ज थीं रिटन फॉर्म में। इसीलिए अल्लाह ताला की हिकमत इसी में थी कि मुसलमानों को भी पहले जितनी सूरा शरीफ नाजिल हुई मक्का शरीफ में वो सारी ज़्यादातर आबादात के बारे में थी। लेकिन मदीना शरीफ में चूँकि एक रियासत मदीना कायम होने जा रही थी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इंसानों को एक चार्टर दे दिया जाए। सही। जैसे कि जिनमें हुकूक व फ़राइज़ का तयन इस तरह सूरा बकरा नाज़िल हुई और भी बहुत सी सूरतें नाज़िल हुई, लेकिन इन चीज़ों में इंसानी हकूक़ का तयन कर दिया गया। ख़ास तौर पर हुक्म दिया कि आपस में लेन देन करते वक्त इसको ज़ब्त तहरीर में लाया करो, फ़लाँ शख्स का ये राइट है। फिर औरतों के बारे में सूरा निसा और बहुत सी सूरतें नाज़िल हुईं। इनमें सब में मेन चीज़ यही थी कि हुकूक व फ़राइज़ का तयन कर दिया गया था। आबादात अपनी जगह, लेकिन मैंने एक दफ़ा लाहौर में जब मैं पढ़ा करता था 70s की बात है, डॉक्टर इसरार साहब वो मस्जिद शुहदा माल रोड पर वाक़ है, वहाँ पर मुझे इत्फाक हुआ कि उनकी इक़्तिदा में नमाज जुमा अदा करने का। अच्छा, माशाअल्लाह। तो बाद में मस्जिद दारुस्सलाम में भी मेरा अक्सर जाना हुआ। मेरे एक दोस्त तो बाकायदा उनकी तंजीम में शामिल थे, लेकिन मैं तो एक फ्रीलांसर था, जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिलती थी वो हम हासिल कर लेते थे। इस तरह हमें अपने ख़यालात की जो है तत्हीर का काफ़ी मौका मिल जाता था। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि अल्लाह ताला 2 आदमियों की बातें नहीं सुनता, फरियाद नहीं सुनेगा। एक वो शख्स जो उसकी बीवी गुस्ताख हो, उसके साथ हम महंगी ना हो और वो उसे तलाक ना दे, फिर एक छत के नीचे रहे, फिर एक छत के रह फिर रोए जी। तो जब अल्लाह ताला ने जायज़ अफ़ाल में एक कभी फेल से करार लेकिन रास्ता रखा है कि आइंदा नस्लों पर बुरे असरात से बचाने के लिए, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ को कि फसादात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता रखा था। अगर वो शख्स इस पर नहीं अमल करता तो रोएगा तो अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा जी। दूसरा ये है कि कोई लेन देन करे और उसको ज़ब्त तहरीर में न लाए तो उसकी भी फिर अल्लाह ताला फरियाद नहीं सुनेगा, क्योंकि एक शख्स अल्लाह के हुक्म पर अमल ना करेगा तो फिर ववेला करेगा तो दुनिया में भी उसका नुकसान है और आखिरत में तो अल्लाह की भी नाफरमानी है। सही। तो इसी सूरह बकरा की वो आयत भी इसी में आ जाती हैं कि जब आपस में कोई लेन देन किया करो तो उसे लिख लिया करो और 2 मर्द गवाहान को रख लिया करो। जी। तो वो इसी मायदे से है। तो खान साहब ये जो है कि मिसाल के तौर पर मायदा जो है अगर एक 2 पार्टीज़ के दरमियान में तय हो जाता है जी और एक पार्टी जो है वो उसकी वायलेशन करती है या उस पर अमल दरामद नहीं करती, वो इनकारी हो जाता है कि मैं नहीं करता, ठीक है मैंने लिखा था मैं नहीं करता, उसको कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाई जाएगी? जी मैं अर्ज़ करूँ कि अंग्रेज़ ने बहुत अच्छे कवानीन बनाए
और उसके दौर में खूबी ये थी कि अमल दरामद भी होता था। बहुत खूब। क्रिमिनल लॉज जो थे इतने सख्त थे और उन पर इस कदर सख्ती से अमल होता था कि हमारे बुज़ुर्ग बताया करते थे कि हिंदुस्तान, उस यूनाइटेड हिंदुस्तान, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जवान औरत जेवर पहनकर, मुकम्मल जेवर पहनकर सफ़र करती थी। कभी उसका जैसे कि बाल बिका नहीं होता था। लेकिन उसके बाद वही कानून है, उसका नाम हमने इंडियन पीनल कोड की बजाय पाकिस्तान पीनल कोड रख लिया और चंद एक दफ़ात में तब्दीली हुई है। कुछ जाल हक मरहूम के दौर में भी कुछ इस्लामी दफ़ा शामिल कर ली गई। पुरानी दफ़ा जो बड़ी सेटल्ड थी उनको बदला कर ये मर्डर के बारे में कत्ल-ए-आमद कह दिया गया और हर्ट के बारे में मुख्तलिफ़ किस्में शज्जा और इस किस्म के जो कई प्रोविजंस आ गई। तो लेकिन उसका चूँकि अमल दरामद नहीं था, कानून कितना भी अच्छा हो जब तक उस पर अमल दरामद सही ना हो। और अमल दरामद कौन कराते हैं? हुक्मरान। जब हुक्मरान ही उनकी नीयत में फतूर हो या उनसे हेड ऑफ द स्टेट को चलो छोड़ दें, नीचे के लेवल के भी लोग जो कि किसी न किसी ओहदे पर बाख्तियार होते हैं वो ही उस पर अमल दरामद ना करें, खुद ही वायलेशन करें, तो वो फिर कानून कितना अच्छा क्यों ना हो। मुझे एक वाक़या याद आ गया। हिंदुस्तान का आइन जब बनाया गया तो आइन साज कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर भी शामिल थे। बहुत बड़े स्कॉलर्स थे हिंदुओं के। उन्होंने आइन जब मरतब कर लिया तो एक तारीख़ी जुमला कहा था कि ये एक इंसानी कावश है जी, इसमें बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, राइट, लेकिन एक अच्छी पार्लियामेंट उसे आकर दुरुस्त कर देगी। और हमारे यहाँ भी तकरीबन मिलते जुलते ही आइन बनाए गए। हमारा जो 73 का आइन है इंडिया के आइन से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जी, लेकिन हमने खुद ही, हमारे हुक्मरानों ने अपने मफाद के लिए उसमें ऐसी तरमीम करनी शुरू कर दी जिन्होंने उसे मुतनाज़ा कर दिया और उसकी अफादियत उतनी ना रह गई। इसी तरह जो हमारे जो हमने टेक ओवर किए थे जो कवानीन, उसे अडेप्ट किया था पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो उन पर भी अमल दरामद में जो बहुत सी कोताहियाँ होने लग गई। इस वजह से आज लॉ एंड ऑर्डर की वो कैफियत नहीं रह गई जो कि अंग्रेज़ के दौर में थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मायदे को, एग्रीमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ से इंशाल्लाह ताला फैज़। मैं थोड़ा सा इस बारे में और कर दूँ क्योंकि इसका जवाब अभी तशना है जी, प्लीज़, कि अंग्रेज़ ने मुआहदात और दीगर मैटर्स के हल के लिए, मसलन किसी ज़बरदस्ती कब्ज़ा छीन लिया गया हो या उसको कब्ज़ा मिला ही ना हो, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया हो कि जिसमें कोई खामी रहेगी, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए, उसकी रिसीजन के लिए, इस कैंसिलेशन के लिए और मुआहदात पे अमल दरामद के लिए एक कानून मुतारफ़ कराया था 1877 में। उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वो इन सारे मौज़ूआत के लिए कि दादरसी ख़ास जो खुसूसी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाई गई थी, उसका एक पार्ट है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जी, तामील मुख्तस जी जी जी। अब भी हम वकला की कमाई का जो मेन ज़रिया यही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसके ऐसे लोगों को कब्ज़े दिलाते हैं, कब्ज़े छुड़वाते हैं। और मुआहदात के बारे में इसमें सेक्शन 12 है जी, 12 से लेकर सेक्शन 30 तक मुख्तलिफ़ किस्में बयान की गई हैं। नहीं, स्पेसिफिकली CPC एक मेन प्रोसीजर है। सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 30 तक मुख्तलिफ़ किस्में कि कौन से मुआहदे जो हैं, सेक्शन 12 तो सेक्शन 30 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जी जी जी,
उन पर ये तफसीलन बयान किया गया है कि कौन से मुआहदे उन पर स्पेसिफिकली अमल दरामद हो सकता है, किन पर नहीं करवाना चाहिए, और जुज़वी तौर पर हुआ है या हो सकता है, या ये है कि एक उसका माली नुकसान जो है उस या डैमेजेज जो हुए हैं उनका तयन भी मुमकिन ना हो उसको उसी सूरत में। पहले ये होता था कि जब ये कवानीन नहीं मुतारफ़ हुए थे, इंग्लैंड में ये होता था कि अगर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी तो उस शख्स के लिए दादरसी नहीं होती थी। तो फिर ये इक्विटी आई, इसके बाद साथ ही ये कवानीन आए, उसके तहत ये हुआ कि उस शख्स को पहले ये कि थोड़ा बहुत दे दो पैसे, फर्ज किया एक ने मुआहदा किया मकान बेचने का, मकान की कीमत लाखों से करोड़ों में चली गई, तो उसे कहते लो जो मुआहदा कहते उतने पैसे दे दो। लेकिन तब तक वक्त कितना गुजर गया था, प्रॉपर्टी की वैल्यू में और करेंसी की डीवैल्यूएशन में कितना फ़र्क पड़ गया था। इसलिए ये तामील मुख्तस का जो कानून मुतारफ़ कराया गया, इसके तहत अगर कोई शख्स किसी के साथ मुआहदा करता है और फिर अमल दरामद नहीं करता तो फिर वो शख्स सिविल अदालत में आएगा। स्पेसिफिक इफ़ेक्ट के तहत हम उसे मशवरा देते हैं कि आप तामील मुख्तस का दावा करो। और उसके लिए मेन चीज़ होती है, अगरचे कानून में कहीं दर्ज नहीं किया गया कि मुआहदा तहरीरी हो जी, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए और एविडेंस के लिए उसको एक स्टैम्प पेपर पर उस मुआहदे को लिख लेते हैं। लेकिन लोगों में ये गलत फहमी हो गई कि किसी ने किसी से जाके कोई इकरारनामा, उससे आम ज़बानों के स्टाम लिखा लिया, इकरारनामा कर लिया तो समझिए कि हम मालिक बन गए। अदालतों के फ़ैसले जिसमें क्लियर कट आ चुके हैं, बड़ी देर से आते रहे हैं और रिपीट होते रहे कि एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स नो राइट इन द प्रॉपर्टी, जब तक कि उसको अदालत से आप परफॉर्म ना करवा लें। अदालत से फिर हुक्म देगी, फिर उसकी वहाँ पर एक डीड तैयार होगी, फिर उसको जो बकैया पैसे वो देने। अब तो ये तो भी आ गई है तरमीम कि अगर कोई शख्स तामील मुख्तस करवाना चाहे तो वो जितनी रिमेनिंग अमाउंट है, पहले ऐसे था कि किसी की प्रॉपर्टी में थोड़े से पैसे शो करके बाकी फिर ये मुआहदा कर ये केस दायर कर दिया तो काफ़ी देर के बाद कहीं जाके पैसे दिए। अब ये है कि लोगों को गैर ज़रूरी लिटिगेशन से रोकने के लिए उन्होंने ये करार दे दिया है कि एक तो कोर्ट फीस देना पड़ेगी, दूसरा ये है कि जितनी रिमेनिंग अमाउंट है अदालत उसे हुक्म देगी कि आप विद इन सच टाइम इसको फौरी तौर पर जमा कराओ। अगर नहीं जमा कराएंगे तो उसको फिर केस को खारिज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही। एक और मैं पब्लिक की रहनुमाई की बात कर दूं कि आप जब भी ख़ास तौर प्रॉपर्टी के बारे में कोई मुआहदा करें, कोई एग्रीमेंट लिखें या कॉन्ट्रैक्ट लिखें, आपको चाहिए कि उस वक्त थोड़ी सी बचत को ना सोचें। जो सिविल के जो माहिर कवानीन हैं उनसे रब्ता ज़रूर करें, वो आपको इस बारे में कानून की पेचीदगियों से आपको आगाह कर देंगे। वो ख़ुद अपनी निगरानी में जो मुआहदा तैयार करवाएंगे, आम तौर पर ऐसा मुआहदा लिख ले एक ही तरफ को, एक शख्स को पाबंद कर दिया जी मैं इतने मुआहदा खत्म बेचूंगा, जो दूसरे का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होता। ये दो तरफा होना चाहिए। अगरचे ये मुआहदे चलते हैं उनको गैर कानूनी नहीं होंगे, लेकिन बहुत सी कबाहतें आ जाती हैं कि इसके लिए बाकायदा स्टैम्प पेपर जो प्रेस्क्राइब्ड जो उसकी फ़ीस हो वो अदा करके, बल्कि प्रॉपर्टी के जो तो आप आगे वो तो ऑनलाइन हो गए हैं, उसको चालान बनवा के ऑनलाइन फिर बैंक में जाया जाता है, स्टैम्प पेपर वहाँ से जारी होता है और उसको फिर बाकायदा एक माहिर वकील साहब की निगरानी में तैयार करा के उसको फिर नोटरी पब्लिक से ओथ कमिश्नर से ना करवाएं। ओथ कमिश्नर जो हैं वो सिर्फ बयान हल्फी टेस्ट करने के लिए होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, लेकिन नोटरी पब्लिक का इख्तियार होता है कि वो तमाम वो दस्तावेज़ात जो कि जिनकी रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन लाजमी ना हो,
वो यहाँ पर वो यहाँ पर रजिस्ट्री करवाएं, उसको यानी उसके अटेस्टेशन करवाएं, उनके रजिस्टर में उनके अंदराज हो बाकायदा, वहाँ पर भी थंब इम्प्रेशन हो, वहाँ पर उनके साइन हो बिल्कुल। तो फिर वो जो उसका उस पर लिखा कर फिर उसको जो है और जो उसमें रजिस्टर में अंदराज कराएं और उस पर गवाहों के बाकायदा दस्तखत हों, पार्टीज़ के दस्तखत हों और फिर उसकी एक कॉपी जो है एक असल एक रखे और उसकी अटेस्टेड कॉपी दूसरे के पास होनी चाहिए, ताकि दोनों में से जो भी इनहराफ करे तो दूसरा उसके खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई कर। थैंक यू सो मच खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना टाइम दिया हमें। नाज़रीन, ये जो हमारे लेक्चर्स आते हैं स्पेशली जो मेरी सीरीज़ है जस्टिस एंड इक्वालिटी, इसके ऊपर स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिशनर है, जो बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए ये इंशाल्लाह ताला बहुत सूदमंद साबित होगी। और इसके अलावा इस जो लैट और गैट की तैयारी कर रहे हैं या जो सिविल जजेस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा इंशाल्लाह फ़ायदेमंद लेक्चर्स होंगे। आप ज़रूर इसको सुना करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें अपने होस्ट एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।